मेरी दास्तान किस्त नंबर 27। बाबा, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। मैं देखती हूँ कि किस चीज़ का नोटिस भिजवाया गया है। समीर ने फिर से कुछ तो नहीं किया ना? जन्नत ने फिक्रमंदी से पूछा। अभी नवाबजादे को इश्क का भूत चढ़ा है, जिसकी वजह से कमरे में बंद पड़ा है, अल्ताफ़ साहब ने गुस्से से कहा। चले बाबा, आप वेट करें या फिर आप रूम में चले जाएं। मैं देखती हूँ और ख़ुद उस केस से निपटती हूँ, जन्नत ने एक अज़म से कहा और अपनी सीट पे चली आई। पहले दो और केस की समाअत शुरू हो चुकी थी। तीसरी समाअत समीर के केस की थी, लेकिन समीर अभी तक अदालत नहीं आया था। जन्नत बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रही थी। वो ख़ुद को नॉर्मल शो कर रही थी ताकि किसी को शक ना हो। समीर के केस की समाअत में से सिर्फ आधा घंटा रहता था। जिन लोगों ने समीर के ख़िलाफ़ केस किया था, जन्नत उन्हें पहली दफ़ा देख रही थी। समाअत शुरू हो चुकी थी। समीर के ख़िलाफ़ जो वकील हायर था वो सामने आया। जन्नत ने हाथ से समाअत शुरू करने का इशारा किया। जैसे जो जन्नत ने इशारा किया, उसी वक्त समाअत शुरू हो गई। सर, मेरे मुकाला के ऊपर बहुत जुल्म तशद्दुद किए गए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्हें डराया धमकाया गया, और इस हद तक डराया धमकाया गया है कि अगर वो अदालत से इंसाफ लेगी तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी। यही नहीं कि वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी, बल्कि वो अपने बहन भाइयों को भी खो देगी। बैरिस्टर इमरान ने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा। जन्नत ने हैरानगी से उस लड़की की तरफ देखा और उसे कटहरे में आने का कहा, तो वो अपनी चादर ठीक करते हुए कटहरे में आई। क्या नाम है आपका? जन्नत ने सवाल किया। सीरत, अगली ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। समीर से आपका क्या तल्लक है? जन्नत ने अगला सवाल पूछा। मेरा उनसे कोई तल्लक नहीं था, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी, लेकिन एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि मुझे कुछ लोगों ने बेहोश किया और एक फार्म हाउस पे ले गए, और फिर वहाँ समीर आया और उसने मेरी इज्जत तार तार की। मैंने बहुत अपनी इज्जत की भीख मांगी, लेकिन उसने मुझे नहीं दी बल्कि बहुत ज़्यादा मुझ पे तशद्दुद किया, और जब मैं मरने के करीब पहुंची तो तब मुझे आज़ाद किया और जाके हॉस्पिटल में फेंक दिया। 4 साल तक मैं कोमे में रही, और अब कोमे से बाहर आई तो मैंने समीर के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन बाद में पता चला कि वो ख़ुद SHO है। किसी भी थाने में उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही थी, तो मैंने कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन यहाँ भी देख के लगता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। जज साहब, ये मेरे मुवक्किल पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और कुछ भी नहीं। वो बहुत शरीफ इंसान है। अगर वो ऐसे होते तो कभी भी इतने बड़े ओहदे पर फाइज़ ना होते। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। इस आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया है, मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मुझसे जीने की ख्वाहिश तक छीन ली। मेरा क्या कसूर था? मुझे बताओ, क्या मेरा ये कसूर था कि मैं एक बेटी हूँ? उसकी वजह से आज मेरे माँ बाप कहते हैं कि काश तुम पैदा होते ही मर जाती। मेरे भाइयों ने मुझे सबके सामने मुर्दा जाहिर किया हुआ है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, सीरत ने रोते हुए कहा। सब जज के चेहरे की तरफ देख रहे थे। बाकी 2 जज खामोश बैठे थे। वो जन्नत के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जन्नत खामोश थी। इसने एक नज़र अल्ताफ़ साहब की तरफ देखा और अपना हथौड़ा मेज़ पे मारा। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ये फ़ैसला करती है कि सीरत को सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। समीर की गैर मौजूदगी की वजह से ये अदालत यहीं पे ख़त्म की जाती है, और अगली समाअत 3 दिन बाद की है। अगर समीर उस दिन समाअत पे न आया तो केस समीर के ख़िलाफ़ होगा और अदालत एक्शन लेगी। और जन्नत वहाँ से उठ के रूम की तरफ बढ़ गई, और सब जन्नत की तरफ देख रहे थे कि वो क्या फ़ैसला सुना गई, क्योंकि ये वो ख़ुद भी नहीं जानती थी कि उसने क्या कहा है। उस वक्त
उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसे सुकून चाहिए था, लेकिन सुकून कहीं भी मौजूद न था। जन्नत जल्दी घर आ गई, लेकिन उसकी तबीयत ठीक न थी, जिसकी वजह से उसने मेडिसिन ली और सो गई। रात को 8 बजे उमर और जवार ने आकर उठाया। मामा, आप ठीक हो? आप इतना जल्दी सो गई? उमर ने फिक्रमंदी से पूछा। जी मेरी जान, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकी हुई थी, जन्नत ने तफसील से जवाब दिया। अच्छा, लेकिन मुझे आप ठीक नहीं लग रही, पता नहीं क्यों, कुछ हुआ है क्या? उमर ने बड़ों के अंदाज में पूछा। नहीं मेरी जान, मुझे क्या हो सकता है, मैं ठीक हूँ। उमर मुतमईन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसने सर अपना हिलाया। इस सारे अरसे में जवार खामोश रहा और वो जन्नत के रिएक्शन देखता रहा। मम्मा, आपको पता है आज बाबा और मैंने खाना बनाया है, आप जल्दी से फ्रेश होकर टेबल पर आ जाएं। ओके मेरी ज़िंदगी, तुम जाके वेट करो, मैं अभी आती हूँ। तैयार होकर जन्नत ने उमर को प्यार से जवाब दिया और उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। डिनर बहुत खामोशी से किया गया। डिनर करने के बाद उमर अपने रूम में सोने चला गया और जन्नत और जवाल लॉन में आ गए। जन्नत लॉन में भी आकर खामोशी से बैठी रही और जवार खामोशी से उसे देखता रहा। जन्नत, कुछ हुआ है क्या? जवाल ने जन्नत की तरफ देखकर पूछा। नहीं, जन्नत ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। जन्नत, तुम उदास उदास क्यों हो? जवाल ने फिर से पूछा। क्या तुम्हें मैं उदास लग रही हूँ? जन्नत ने उल्टा सवाल किया। हाँ यार, तुम उदास लग रही हो, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम आज अच्छी नहीं लग रही। जवार ने जन्नत की तरफ देखकर कहा। आज समीर की केस की समाअत हुई, जन्नत ने ख्वाब में देखते हुए कहा। तो इसमें इतनी फ़िक्र की क्या बात है? जवार ने हैरानगी से पूछा। जवार, वह केस बहुत मजबूत है। जन्नत की आंखों से आंसू टपके। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। रातों रात तुम्हारा बाप उस लड़की को ख़रीद लेगा, वरना फिर जज बिक जाएंगे या लड़की को अब नॉर्मल शो कर देंगे। जवार ने तलखी से कहा। जवार, इस दफ़ा ये केस मैं देख रही हूँ, जन्नत ने नम आंखों से कहा। तुम्हारे देखने से क्या होगा? जवार ने जन्नत से पूछा। शायद मैं इंसाफ दे दूँ। नहीं जन्नत बीबी, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम उस लड़की को इंसाफ दे सकती हो, और बेफिक्र होकर सो जाओ। तुम्हारे भाई को कुछ नहीं हुए तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होने वाला, जवार ने नफ़रत से भरे लहजे में कहा। तो जन्नत ज़ोर से रोने लग गई। वो नहीं जानती तो वो किस लिए रो रही है, बस वो रो रही थी। तुम्हें पता है जवार, माँ बाप बहन भाई का रिश्ता ऐसा होता है कि कोई आके कितना ही हमें क्यों ना कहे कि ये गलत है, बुरा है, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता, हमें फिर भी उस इंसान से प्यार रहता है। यार समीर मेरा भाई है, मैं जानती हूँ कि वो बुरा है, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती, जन्नत ने रोते हुए कहा। अगर जन्नत, समीर और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ा तो किसे चुनोगी? जवार ने जन्नत की तरफ देखते हुए पूछा। जवार शाह, अभी ये सवाल ना पूछो, लेकिन मैं जानती हूँ ये वक्त भी बहुत जल्द आने वाला है, और उस दिन तुम्हें भी और समीर को भी जवाब मिल जाएगा। जन्नत, तुम्हारा बाप ज़मीन पे खुदा बना हुआ है, लेकिन वो नहीं जानता कि आसमान वाला खुदा उसे देख रहा है। जब खुदा उसकी लाठी खींची ना जब खुदा ने उसकी लाठी खींची ना तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, और तुम्हारे बाप भाई दोनों की आखिरत तबाह होगी। बस कर दो यार, मैं जानती हूँ वो दोनों बुरे हैं, लेकिन यार वो मेरे बाप और भाई हैं। मैं नहीं नफ़रत कर सकती उनसे, ना मैं उन्हें छोड़ सकती हूँ, जन्नत ने रोते हुए कहा। सही है, फिर लगे रहो, जवार ने गुस्से से कहा। जवार, मैं अब थकने लगी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे इतना ना तड़पाओ कि तुम मेरे लिए तड़पो, जन्नत ने रोते हुए कहा। वो दिन कभी नहीं आएगा कि जब मैं तुम्हारे लिए तड़पूं, जवार ने आम से लहजे में कहा।
लेकिन जन्नत के गालों पे आंसू रवां हो गए। अल्ताफ़ साहब सीरत के घर पहुंचे, उसका पूरा बायोडाटा निकलवाया। वो एक गरीब घराने से तलक रखती थी। सीरत के भाइयों से मिला, वो भी मजदूर थे। मैं तुम लोगों को इतना पैसा दूंगा कि तुम लोगों के साथ नस्ल अयाशी करेगी, लेकिन इससे पहले तुम लोगों को ये केस वापस लेना होगा। अल्ताफ़ साहब ने पत्ता फेंका तो सीरत के बहन भाइयों ने अल्ताफ़ साहब की तरफ देखा। हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा उधर से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, सीरत के बाप ने गुस्से से कहा। मेरी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप सोचो कि कल रात सड़क पे आपको अपने बड़े बेटे की लाश मिले, परसों तुम्हें तुम्हारे दूसरे बेटे की लाश मिले और ना कोई सबूत ना कुछ मिले तो क्या करोगे? बेटी को तो इंसाफ दिलवा दोगे, क्या बेटों को इंसाफ दिलवा सकोगे? तुम बहुत कमज़ोर हो, अभी हमारे मुकाबले के नहीं हो। अपनी बेटी को समझा दो कि शराफत से ये केस वापस ले ले, वरना हम लोग अगर बदमाशी पे आए तो फिर किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे। अभी दो घरों में मुंह दिखाने की काबिल हो, फिर उम्मीद न रखना। दूसरी सूरत में मुंह मांगी कीमत दूंगा। हर बड़े बेटे को यूँ घर बनवा के दूंगा, और यही नहीं बेटियों को भी, और साथ ही बैंक सारे भर दूंगा, ताकि अगर ये ना भी काम करे, सारा दिन कर रहे, उनकी ज़िंदगी तक ये पैसा कम नहीं होगा। मुझे सुबह 10 बजे तक अपना जवाब दे दीजिएगा। और जस्टिस साहब वहाँ से उठ के सीधा अपने घर आ गए और समीर को कॉल मिलाई। समीर का मोबाइल बज बज कर खामोश हो गया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो बेहोशों की तरह पड़ा था। उसे इश्क ने ऐसा रक्स नचाया कि वो कहीं का भी नहीं रहा। अचानक समीर के मोबाइल पे मीरब के लिए महसूस की गई रिंग टोन बजी, तो समीर ने जल्दी से मोबाइल उठाया और कॉल पिक की और बेकरारी से हेलो किया। मुझे तुमसे मिलना है, मीराब ने अचानक कहा। ओके, लोकेशन सेंड करो, मैं आता हूँ। और समीर तैयार होने के लिए उठा।